ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 6 खत्म कर लिया था और हमने बात करी थी कि अब हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे पार्ट 7 की। तो चलो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक कौन कौन सा पार्ट खत्म कर लिया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, पार्ट वन में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से तक? 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4। उसके बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप, यानी नागरिकता, 5 से 11। उसके बाद पार्ट 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 36, आर्टिकल 12 से 36। उसके बाद 4 में क्या था? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 है ये सब, ये 35 तक है ना। हाँ, 12 से 35, उसके बाद ये 36 से 51। यूपीएसपी कहाँ से है? 36 से 51। उसके बाद 4 के क में या 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से आर्टिकल में? 51 के ए में, 51 के ए में। उसके बाद हमने पार्ट 5 पढ़ा, उसमें क्या था? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से? आर्टिकल 52 से 151, है ना। उसके बाद हमने 6 पढ़ा, 6 में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ से कहाँ तक? 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। तो हमने ये 6 पार्ट, 22 पार्ट होते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 22 में से हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब देखो आगे हम चलेंगे तो पार्ट 7। तो देखो पार्ट 7 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया है। वैसे पार्ट 7 में क्या था? तो पार्ट 7 में 20 स्टेट्स की चर्चा थी, मतलब ऐसे स्टेट जो लिस्ट बी में दिए गए थे। किसकी चर्चा थी? बी स्टेट्स की चर्चा थी। और ये कौन से आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 238 में था। लेकिन अब बी स्टेट रहा ही नहीं, तो इस पार्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया है। अच्छा, ये बी स्टेट क्या है? तो भाई जब मैं पार्ट 1 पढ़ा रहा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो उसमें मैंने बताया था कि आजादी के बाद जब हमारे देश को रीऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब कि यूनाइट किया गया था, तो भारत कई भागों में डिवाइड था। कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर राजे रजवाड़े राज करते थे, कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, कुछ ऐसे हिस्से थे जिसको ब्रिटिशर्स ने अपनी कमिश्नरी बना रखी थी, है ना। और कुछ ऐसे हिस्से थे जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो देश की आजादी के बाद भारत कितने भागों में डिवाइडेड था? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग थे? लिस्ट ए में कुछ राज्य थे, कुछ कुछ पार्ट थे देश के, कुछ प्रोविंस थे। फिर लिस्ट बी में कुछ थे, लिस्ट सी में कुछ थे, और लिस्ट डी में थे। देखो मैंने बताया था लिस्ट ए में क्या था? तो जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था उसे हम कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस, है ना। उसके बाद लिस्ट बी में क्या था? तो लिस्ट बी में था प्रिंसली स्टेट, यानी राज्य रजवाड़े वाला क्षेत्र, प्रिंसली स्टेट। उसके बाद सी में क्या था? तो सी में था कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। और डी में क्या था? डी में था यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। अब देखो अगर इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो भाई ये पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है पूरा। तो देखो अब प्रिंसली स्टेट किस लिस्ट में था? तो लिस्ट बी में। और जब तक राजे रजवाड़े थे, जब तक देश को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, राजे रजवाड़ों को प्रेफरेंस दी जाती थी। तो इसके लिए भारत के संविधान में अलग से एक भाग रखा गया था और उसमें एक आर्टिकल रखा गया था। लेकिन हमको पता है कि
देश में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। कब हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन? ये हुआ था 1956 में। 1956 में कौन सी कमेटी बनी थी? तो फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन या कमिटी। इन्होंने 1956 में जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी तो उन्होंने कहा था कि एक काम करो, देश को लैंग्वेज के बेसिस पर देश में राज्यों का विभाजन किया जा सकता है। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। तो फजल अली कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पर देश में स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और उस वक्त में भारत में कुल कितने स्टेट बने थे? तो 14 स्टेट थे और यूनियन टेरिटरी 6 थी। ठीक है, यानी जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये प्रिंसली स्टेट खत्म हो गए। सारे के सारे राज्य रजवाड़ों का जो स्पेशल स्टेटस था उन्हें हटा दिया गया। भाई अब हर एक एरिया पर पूरे भारत का संविधान एक्ट करेगा। भारत में जो गवर्नमेंट है उसकी सरकार चलेगी और उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून लागू होंगे। राज्य रजवाड़े का कोई अपना नियम कानून नहीं होगा। तो जब प्रिंसली स्टेट खत्म कर दिया गया तो बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 रहेगा? नहीं रहेगा, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। और जब पार्ट 7 यानी बी स्टेट खत्म हो जाएगा तो आर्टिकल 238 भी खत्म हो जाएगा। तो बताओ क्या हमें आर्टिकल 238 के बारे में या पार्ट 7 के बारे में पढ़ना जरूरी है या पढ़ने की जरूरत है? कोई नहीं जरूरी। ठीक है, तो याद रखना पार्ट 7 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। आर्टिकल 238 अब इफेक्ट में नहीं रहा। अब हम चलते हैं पार्ट 8 में। तो पार्ट 8 में किसकी चर्चा है भैया? तो पार्ट 8 में चर्चा है यूनियन टेरिटरी की चर्चा। पार्ट 8 इसमें चर्चा है यूनियन टेरिटरी। यानी यूनियन टेरिटरी क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश जिस पर केंद्र का शासन है। केंद्र शासित प्रदेश, नाम से ही समझ में क्या आ रहा है कि ऐसा प्रदेश, ऐसा भूखंड जहां पर डायरेक्टली किसका शासन हो? सेंटर का, केंद्र का। समझ में आया? सेंटर का या केंद्र का। ये कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक है? तो देखो 238 तो खत्म हो गया। अब ये आएगा आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। लेकिन पार्ट 8 के ना किसी भी आर्टिकल को हमें याद रखने की जरूरत नहीं, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। हमें बस ये समझने की जरूरत है कि अच्छा यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट क्यों है, यूनियन टेरिटरी को क्यों बनाया जाता है। समझ में आया? ओके, यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कुछ न कुछ वजह रहती होगी, तभी तो कुछ भारत के कुछ एरिया को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जाता होगा। हाँ, तो हम ये समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे मकसद क्या होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग एन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, देखो रीजन मैं यहां लिख देता हूं, रीजन। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला चीज मैं लिखता हूं, जैसे इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी का मामला हो। मैं सबका एग्जांपल भी दूंगा, पहले समझो। इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, तब ऐसे मामले पर भी किसी देश के भूभाग को यूटी डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा चीज हो कि कोई भूभाग मतलब कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत महत्व रखता हो, नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का हो, नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसकी हिस्टोरिक कहानी वैल्यूज रही हो, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको भी हम यूटी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है
कोई ऐसा एरिया हो जो दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड हो। चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है कि किसी भूभाग का जो कल्चर हो वो अपने आसपास के जमीन या भूभाग के कल्चर से अलग हो, यानी कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस हो, ठीक है, कल्चरल डिफरेंस। उसके बाद और क्या हो, तो एक और चीज हो सकती है, कोई जमीन का टुकड़ा जो हमारे मेन लैंड से बहुत दूर हो, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मेन लैंड, ठीक है, डिस्टेंस लिखो या डिस्टेंट लिख दो, दूर हो, डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट बहुत दूर हो हमारे मेन लैंड से, हमारे मेन लैंड से, क्लियर है। अच्छा, फिर बात बताओ, आज के समय में करंट सिनेरियो में हमारे भारत देश में कुल कितने यूनियन टेरिटरी है? टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है ना, टोटल 8 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से हैं, कौन कौन से, तो देखो, ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव या दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली, बहुत बड़ा नाम है, इसका नाम छोटा करने की जरूरत है। उसके बाद छठवां अंडमान निकोबार, नहीं अभी हम दूर नहीं जाते हैं, पहले पौंडीचेरी लिख लेते हैं, जमीन पर ही रहते हैं, पौंडीचेरी, इसको पुदुचेरी भी कहा जाता है। फिर सातवां अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और आठवां लक्षद्वीप, लक्ष, ठीक है। ये 8 के 8 क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब है, ऐसे भूभाग, ऐसा एरिया जहां पर किसका राज्य हो, सेंटर का कंट्रोल हो, डायरेक्टली सेंटर का कंट्रोल हो, ठीक है, डायरेक्टली किसका कंट्रोल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, वहां पर खुद की अपनी कोई सरकार नहीं होती है, सेंटर का कंट्रोल होता है, बिना सेंटर के परमिशन से यूनियन टेरिटरी में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो पहले एक बात बताओ, यूनियन टेरिटरी बनाने के 5 रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? तो भाई इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का मामला हो, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस हो किसी जगह की, कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो, कल्चरल डिफरेंस हो, या हमारे मेन लैंड से बहुत दूर हो। अब आते हैं, समझते हैं इन सबको। अब देखो, जैसे हमारा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हमको पता है कि भाई ये एरिया इतना कब्जा लिया है पाकिस्तानियों ने, तो और लद्दाख में ये सियाचिन वाला एरिया चाइना वाले ने कब्जा लिया है ना। तो नेशनल जो सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के मामले में हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अच्छा सोचो, जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, यानी जब तक जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस के अंडर एक स्टेट था, तब तक यहाँ पर हमेशा मार धाड़ के मामले हमें दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो राज्य था और वहाँ की जो सरकार थी वो अपने नियम कानून बनाती थी, है ना, अपने नियम कानून बनाती थी। भारत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू नहीं हो पाता था, है ना। तो इसकी वजह से वहां के जो माओवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान से आ करके छुप सकते थे आसानी से, और राज्य सरकार के अंदर हमारी जो आर्मी रहती थी वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक काम करो, इस जम्मू कश्मीर को क्या बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, और डायरेक्टली किसका यहाँ पर राज चलेगा, फिर सेंटर का राज चलेगा, और आर्मी अपने हिसाब से इस पूरे एरिया को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो बताओ मित्रों,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? बहुत जरूरी था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया किस वजह से? नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की वजह से। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी की वजह से। तो देखो इंटीग्रिटी मतलब क्या कि अगर यहाँ पर राज्य सरकार होती तो मान लो कि चाइना यहाँ के जो सरकार थी उनको पैसे दे करके खरीद लेती, पाकिस्तान पैसे दे करके खरीद लेता, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो ये सीएम वगैरह होते हैं ये लोग जा करके उनसे मिल जाते और इस पूरे एरिया में अगर पाकिस्तानियों का कब्जा और चाइना वालों का कब्जा हो जाता तो ये हमारे भारत से अलग हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता है। इसलिए इंटीग्रिटी के हिसाब से और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। दूसरी चीज हम आते हैं जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूटेड रहता है। पंजाब वाला कहता कि ये हमारी जमीन है, हरियाणा वाला कहता है कि हमारी जमीन है। इसलिए सेंटर ने क्या कहा कि भाई जैसे ये है पंजाब और ये है चंडीगढ़, ये एरिया को यहाँ पर मैं अपना सेंटर में लिख देता हूँ। सेंटर का कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो ना पंजाब वाला मार करेगा ना चंडीगढ़ वाला मार करेगा, और सेंटर कहेगी कि भाई एक काम करो, पंजाब आप इतने एरिया में अपना जो कुछ काम करना है कर लो और चंडीगढ़ आप इतने एरिया में जो काम करना है कर लो। इस हिसाब से क्योंकि ये चंडीगढ़ वाला जो हरियाणा, ये मैंने यहाँ चंडीगढ़ लिख दिया, हरियाणा समझो, हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा अपना इस एरिया में काम कर लेगा। तो चंडीगढ़ जो एरिया डिस्प्यूटेड था पंजाब और हरियाणा के बीच में, उसे यूनियन टेरिटरी बनाना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था। इससे दो राज्य आपस में लड़ने से बच जाते हैं और हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब होने से रह जाती। समझ में आया? तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी किस हिसाब से बनाया गया है? डिस्प्यूटेड लैंड होने की वजह से। डिस्प्यूटेड लैंड, तो देखो पहले हमने ये समझ लिया नेशनल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का मामला था जम्मू कश्मीर लद्दाख, डिस्प्यूटेड एरिया है चंडीगढ़, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख और चंडीगढ़ हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस यानी दिल्ली पर देखो, अब चाहे वो मुगल शासन रहा हो, दिल्ली सल्तनत वाला जो एरा था मुगलों का, फिर उसके बाद मुगल भी राज किए, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए वो लोग भी राज किए, तो सबके शासन तंत्र में दिल्ली का अपना एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रहा है। और दूसरी बात, दिल्ली में ही हमारा पार्लियामेंट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यानी पूरे भारत के लिए नियम कानून अगर कहीं से बनता है तो दिल्ली से ही बनता है ना, दिल्ली से ही बनता है। तो दिल्ली एक हमारे राष्ट्र के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाती है। इसके लिए दिल्ली को एक राज्य न बना करके क्या बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कि उससे रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगी? सेंटर डायरेक्टली। ठीक है, हाँ अभी वो सब कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्यों कुछ यूनियन टेरिटरी में जो है लोकल गवर्नमेंट मतलब कि सीएम भी होते हैं और बाकी के यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होते, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर होते हैं, वो सब भी समझाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो दिल्ली को बनाया गया यूनियन टेरिटरी किस वजह से? नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से। और चंडीगढ़ को बनाया गया किस वजह से? डिस्प्यूटेड लैंड की वजह से। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं डिस्प्यूटेड, और दिल्ली को नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, कितना क्लियर हुआ? तो हमने कितना देख लिया? 4 देख लिया है, 4 ऊपर के देख लिए। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ है दादरा दमन दीव और दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है,
पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन इनका एरिया बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत छोटे एरिया में थे, इसके लिए इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अच्छा बताओ, अब इन्हें क्यों यूनियन टेरिटरी बनाया गया? तो देखो, जो दमन, दीव और दादरा नगर हवेली है ना, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? पोर्चुगल पोर्चुगल पुर्तगालियों का कब्जा था। जब पुर्तगाली यहाँ पर राज कर रहे थे, तो काफी लंबे समय तक राज करने के कारण यहाँ के जो लोग थे, उनके आचार विचार कल्चर किसकी तरह हो चुके थे? पुर्तगाल की तरह। तो जब पुर्तगाली यहाँ से गए भारत छोड़ करके, तब यहाँ के लोगों का जो कल्चर था वो न गुजरात से मैच करता था, न महाराष्ट्र से मैच करता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कल्चरल डिफरेंस। यहाँ के जो लोग रह गए हैं, उन पर पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है? पुर्तगालियों का। जिसकी वजह से उसे क्या बना दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। देखो, जैसे वो लोग अपना वाइन वगैरह, मच्छी वगैरह ये सब खाते थे, उसके बाद उनके कपड़े पहनने का अलग था, फिर सेलिब्रेट करने का जो चीज था अलग था, पहनावा पूरा का पूरा अलग था, स्पोर्ट्स भी वो लोग अलग अलग तरीके से खेलते थे। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से पुर्तगाल को, मतलब कि ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या बना दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये समझ में आ गया? तो बताओ, इसको किस वजह से बनाया गया? कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस की वजह से, कल्चरल डिफरेंस की वजह से। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ आते हैं, पुदुचेरी, तो देखो ये पुदुचेरी या पौंडीचेरी कोई एक जगह नहीं था। देखो, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है यनम, उसके बाद नीचे आओगे तो ये है तमिलनाडु में पुदुचेरी, और पुदुचेरी के नीचे है कराईकल, कराईकल, और यहाँ केरला में है माहे। तो हर जगह हमें पुदुचेरी पुदुचेरी देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो एनम है, पुदुचेरी है, कराईकल है, माहे है, इन सब पर फ्रांसीसियों का राज था। ठीक है, फ्रांसीसियों का राज था। फ्रांसीसी, फ्रेंच लिख देता हूं, समझ जाओगे। इसका राज था फ्रांसीसी या फ्रेंच। क्या? फ्रांसीसियों का राज था। हिंदी में कहते हैं फ्रांसीसियो, इंग्लिश में फ्रेंच। फ्रेंच का राज था। और यहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो फ्रांसीसियों ने अपने हिसाब से एक यूनिफॉर्म तरीके से बनाया हुआ था। तो सेम थिंग, जैसे यहाँ पर पुर्तगालियों का, पोर्चुगल पोर्चुगल पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस था, वैसे ही यहाँ के लोगों पर किसका इन्फ्लुएंस आया? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का। लोगों के कपड़ा पहनने का तरीका, खाने का जो ढंग था, ठीक है, बात करने का ढंग था, उसके बाद जैसे फ्रांसीसी अपना लाइफस्टाइल जीते थे, वैसे ही यहाँ के लोग भी अपना लाइफस्टाइल जी रहे थे। और इनका जो रहन सहन कल्चर था, न आंध्र प्रदेश से मैच करता, न तमिलनाडु के लोगों से मैच करता, न ही केरला के लोगों से मैच करता। तो यहाँ पर भी कल्चरल डिफरेंस की वजह से पौंडीचेरी को क्या कर दिया गया? पौंडीचेरी को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। इतना क्लियर हुआ? बताओ, पौंडीचेरी पर किसका इन्फ्लुएंस हुआ? पुर्तगालियों का या फ्रांसीसियों का? तो फ्रांसीसियों का। ठीक है, फ्रांसीसियों का। पौंडीचेरी क्या कोई एक जगह है? नहीं, 4 जगह है। फ्रेंच। ओके, उसके बाद हम आते हैं, यहाँ देखो, एक है लक्षद्वीप और यह है अंडमान निकोबार। देखो, ये जो अंडमान निकोबार है, ये हमारे मेन लैंड से काफी दूर है, या लक्षद्वीप जो है हमारे मेन लैंड से काफी दूर है। अब अगर इन एरिया पर हम एक मिनिस्टर दे देते, यानी जैसे मान लो सीएम या स्टेट गवर्नमेंट दे देते, स्टेट गवर्नमेंट, तो हो सकता था कि कोई फॉरेनर पावर इस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे करके अपने अंडर इन्फ्लुएंस कर ले, और ये हमारा जो आइलैंड है उसको क्या कर ले? कब्जा ले, कब्जा ले। और जब अगर ये हमारा आइलैंड कब्जे में चला जाता किसी दूसरे, जैसे चाइना ही लो, चाइना मान लो यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट होता, यहाँ का जो सीएम होता, उसको पैसा दे करके खरीद लेता, तो कहता कि तुम हमसे मिल जाओ, ये पूरा एरिया हमारे कब्जे में कर दो, और जो है हम आपको इतना पैसा दे देंगे। और पैसे के लालच में वो पूरा का पूरा अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप को क्या कर देते? बेच देते। तो इससे हमारी नेवी कितना प्रॉब्लम होता, इवन हमारे भारत को कितना लॉस होता, हमारा पूरा का पूरा जो ये वाटर वे
जो पूरा का पूरा ये समुद्र तट होता है, यहाँ से हमारे जो मिनरल्स होंगे, हैं, तो सारे के सारे चले जाते हैं, हमें भारी लॉस होता है। इसके लिए हमारे संविधान वेताओं ने देखा कि भाई जो ऐसे एरिया हैं, संविधान बनाने वालों ने समझा जो ऐसे एरिया जो हमारे देश से बहुत दूर हैं, उन्हें हम स्टेट न बना करके क्या बनाएं, यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। इन्हें हम क्या बनाएंगे, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी किसे और क्यों बनाया गया, ये आइडिया क्लियर हो गया। तो बताओ दिल्ली को क्यों बनाया गया, दिल्ली को बनाया गया नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से। नेशनल इंपॉर्टेंस, दमन दीव दादरा नगर हवेली पोर्चुगल कल्चर की वजह से, पौंडीचेरी फ्रेंच कल्चर की वजह से, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये बनाया गया, ये हमारे मेन लैंड से दूर होने की वजह से। इतना क्लियर हुआ, और ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं, समझते हैं कि अच्छा ये जो जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, मैं उनको लिखता हूँ यूटी, यूटी, इन पर कंट्रोल किसका रहता है, कंट्रोल रहता है भाई, कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों रहता है ये तो समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो अगर कुछ भी यहाँ पर होगा तो पूरे देश को तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, स्टेट में कौन से स्टेट में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कर्नाटका में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी है, या केरला में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी है, या केरला में रहने वालों को बिहार में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी है, नहीं। लेकिन सेंटर से कोई भी नियम कानून पास होता है वो भारत में के रहने वाले हर एक कोने में रहने वाले नागरिकों को पता चल जाता है कि सेंटर ने क्या पास किया है। समझ में आया? तो अगर सेंटर किसी भी यूनियन टेरिटरी को किसी दूसरे को बेचती तो ये पूरे भारत में पता चल जाता और भारत के लोग विद्रोह कर देते। इसीलिए सेंटर ऐसा काम नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने यूनियन टेरिटरी पर किसका कंट्रोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल। इतना क्लियर हुआ। अच्छा आप समझो, ये जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ये 8 है और 8 में कुछ एरिया ऐसे होंगे, मतलब कि कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे होंगे जिनका एरिया बहुत बड़ा होगा। एरिया कैसा होगा, लार्ज होगा, या वहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा होगी, मैक्सिमम, या यूं कहो कि मोर देन 10 लाख। तो जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक होती है उसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, है ना। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। वहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इवन वहां का एरिया लार्ज हो या स्मॉल हो, लार्ज हो या स्मॉल हो, लेकिन पॉपुलेशन अगर 10 लाख से अधिक है तो क्या कहलाएगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और यूनियन टेरिटरी में कुछ ऐसे एरिया हैं जो स्मॉल है, स्मॉल है, या तो एरिया में वो छोटे हैं या तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, 10 लाख से कम है पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखो कुछ यूनियन टेरिटरी जो एरिया में या तो बहुत बड़े हों या वहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो, और कुछ यूनियन टेरिटरी जो एरिया में या तो स्मॉल हो या वहां की पॉपुलेशन बहुत कम हो। तो ऐसे यूनियन टेरिटरी पर अलग अलग लोगों का शासन चलता है, मतलब कि अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स भेजे जाते हैं। अब देखो, जहां पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है, 10 लाख से अधिक हो या एरिया बहुत अधिक हो, बहुत बड़ा हो, तो उसे संभालने के लिए सेंटर ने वहां पर विधानसभा का गठन कर दिया। क्या गठन कर दिया, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और जब विधानसभा का गठन होगा तो वहां पर होंगे चुनाव, इलेक्शन, और इलेक्शन से आएगा एक सीएम, इलेक्शन से चुनकर आएगा एक सीएम। लेकिन इस सीएम के ऊपर एक और पावर बैठती है जिसे कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या कहा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी,
एलजी। सीएम के ऊपर किसका शासन होता है? एलजी का। और एलजी डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करता है? सेंटर को। एलजी डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? सेंटर को। सेंटर को। तो देखो, जैसे हमारा दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली में केजरीवाल है, सीएम केजरीवाल है, जनता के द्वारा चूज करके आए हुए हैं, और सीएम के ऊपर बैठे होते हैं एलजी। तो कई बार सुना होगा कि केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। केजरीवाल कुछ करना चाहते हैं लेकिन गवर्नर उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। यानी विधानसभा से कोई भी बिल अगर केजरीवाल पास कराएंगे तो जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो बिल पास नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखो, दिल्ली का एरिया छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत अधिक है, 10 लाख से अधिक का मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है? विधानसभा है, चीफ मिनिस्टर्स हैं और उनके ऊपर बैठा हुआ है एलजी। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी क्या था? जब स्टेट था तो विधानसभा था ही था, लेकिन अब बन गया है यूनियन टेरिटरी। लेकिन अभी वहां के हालात ठीक नहीं है, इसलिए विधानसभा को एक्टिव नहीं किया गया है और वहां पर भेजा गया है किसे? एलजी को। एलजी को। एलजी को। इसी तरीके से ये जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी पर किसका राज, मतलब कि कौन जाकर के शासन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी तरीके से अंडमान निकोबार और ये जो लद्दाख है, लद्दाख, अंडमान निकोबार का भी एरिया बहुत बड़ा है, लद्दाख का भी एरिया बड़ा है। इसलिए यहाँ पर कौन जाकर के शासन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। एलजी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी। अच्छा, अब ऐसा एरिया जो बहुत छोटा हो, जैसे दादरा नगर हवेली हो गया, ठीक है, दादरा नगर हवेली दमन दीव हो गया, या लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, या चंडीगढ़ हो गया। तो बताओ भाई, चंडीगढ़ में कौन जाएगा? क्या एलजी जाएंगे? नहीं। चंडीगढ़ में या दादरा नगर हवेली दमन दीव में या लक्षद्वीप में वहां पर भेजा जाता है जो आईएएस अधिकारी हो जाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। उन लोग को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर, समझ में आया? क्या बनाकर भेजा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, जैसे ये यूपी। यूपी में याद रखना, जिसका एरिया लार्ज हो, लार्ज एरिया या 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, और स्मॉल एरिया या पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। तो जहां पर लार्ज एरिया होगी वहां पर होगा विधानसभा, वहां पर राज करेगा सीएम, और सीएम के ऊपर बैठेगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन जो स्मॉल एरिया होगी वहां पर जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? या तो कोई आईएएस अधिकारी होगा या कोई आईपीएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी होगा या कोई आईपीएस अधिकारी होगा। समझ में आया? कितना क्लियर है? अब देखो, ये जो एलजी होते हैं ना, एलजी मोस्टली इन्हें, ये भी कभी कभी क्या होते हैं? आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी ही होते हैं एलजी। लेकिन जब उन्हें स्मॉल एरिया या लेस पॉपुलेशन वाले यूनियन टेरिटरी में भेजा जाता है तो वहां पर उन्हें टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। क्या यूज किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन जब वो लार्ज एरिया में जा करके काम करते हैं तो वहां पर उन्हें कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बताओ, दिल्ली का काम काज अगर किसी आईएएस अधिकारी को संभालने के लिए दे दिया जाए तो वहां पर उसे क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? उसे कहा जाएगा एलजी। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में अगर भेज दिया जाए तो एलजी, लद्दाख में भेज दिया जाए तो एलजी, अंडमान एंड निकोबार में भेज दिया जाए तो एलजी। लेकिन वही अगर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में भेज दिया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर, लक्षद्वीप में भेज दिया जाए, लक्षद्वीप में भेज दिया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़ में भेज दिया जाए
तो एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, दिल्ली के जो अनिल बैजल, मतलब कि पहले तो जो गवर्नर हुआ करते थे अनिल बैजल, दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो, दिल्ली के जो पहले एलजी थे, मतलब कि अभी मई 2022 से पहले के जो एलजी थे, उनका नाम क्या था? अनिल बैजल। वो क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। लेकिन अभी के जो है विनय कुमार सक्सेना, ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। मैंने कहा कोई आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, अगर वो लार्ज एरिया में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग एलजी, ठीक है? एलजी। लेकिन अगर वो स्मॉल एरिया में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरीके से इनका नाम सुना ही होगा। ये कौन है? तो भाई कौन नहीं जानता इन्हें? किरण बेदी जी, किरण बेदी जी। इन्हें पौंडीचेरी का क्या बनाया गया था? पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया था। तो किरण बेदी जी क्या थी? क्या कोई पॉलिटिशियन थी? नहीं, आईपीएस अधिकारी थी, है ना? आईपीएस अधिकारी थी। तो अब पौंडीचेरी क्या छोटा एरिया है? नहीं, बड़ा एरिया है। इसलिए बड़े एरिया पर जाकर के अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो उसे क्या, वहां पर क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, 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 ठीक है? और अगर छोटे एरिया पर कोई जा करके राज करेगा, ठीक है, छोटे एरिया पर, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब ये कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं? देखो, एडमिनिस्ट्रेटर इनका नाम दिया गया है कहाँ के? दादरा एंड नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, और साथ ही साथ लक्षद्वीप के, ठीक है? तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि गवर्नर, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक ही राज्य का दो गवर्नर नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक या एक से अधिक यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। जो प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, इनके अंडर कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी आता है? तो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव और लक्षद्वीप। क्योंकि ये एरिया में छोटे हैं ये सारे के सारे, तो इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। मेरी बात समझ में आ गई पूरी तरीके से? ओके। कहीं पर भी इस आर्ट जो है, जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? 200 238 में तो 20 स्टेट की चर्चा थी। 239 से लेकर के 242, इसमें क्या कोई आर्टिकल याद रखना है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है सारा का सारा, ठीक है? कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इतना सारा क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पंचायत शुरू करें।